हाय मित्रों, यूपीएससी सीएससी 2022 एमसीक्यू बैच में आप सभी का स्वागत है। इस बैच की श्रृंखला में अभी हम अपना करंट से संबंधित जो क्यूज है वो करने जा रहे हैं। उसमें जो 5 क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। आप जरूर देखिए, आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, सीता के संबंध में आपको सीता के संबंध में जो कथन दे रखे वो उसके बारे में बताना है कौन सा कथन सत्य है। सही कथन पूछा, ये ध्यान रखना। जो 3 कथन दे रखे, पहला ये कह रहा है सीता दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य, क्या सबसे तेज दौड़ने वाला है। तो मित्रों बता देता हूँ, ये कथन सत्य है, क्योंकि आपको पता होगा चीता 90 से 95 किलोमीटर पर हॉर्स की स्पीड से दौड़ता है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन सत्य हो गया, ये सबसे तेज दौड़ने वाला है। दूसरा कथन ये कह रहा है, अंधाधुंध शिकार के कारण 1952 में भारत से सीता विलुप्त हो गया। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। मित्रों आपको बता देता हूँ, ये कथन भी सत्य है, क्योंकि इसके आवास के विखंडन और अंधाधुंध शिकार के कारण भारत से ही विलुप्त हो गया था। और हाल ही में आपको पता होगा, अफ्रीका से भारत में पुनर्वास किया जा रहा है सीता का। इसी उद्देश्य से ये क्वेश्चन करंट में चर्चा में रहता है एनी टाइम। और भारत में सीता के पुनर्वास के उद्देश्य से भारत सरकार ने जो प्रोजेक्ट सीता का प्रारंभ किया गया, इसका उद्देश्य भारत में 50 सीतों का पुनर्वास करवाना। तो ये विलुप्त का कह रहा है, ये मित्रों कथन सत्य है। और तीसरा कथन ये कह रहा है, ऐसे सीता को संकटग्रस्त प्रजाति की लाल सूची में एक गंभीर रूप से लोकप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया। आपको बताना है ऐसे सीता के बारे में। मित्रों आपको बता दें तो ऐसे सीता मुख्य रूप से ईरान और इराक, इस एरिया ईरान में पाया जाता है और ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया। तो इसका सही आंसर मित्रों डी होगा, 1, 2 और 3। अब जो इसके बारे में कोई डिटेल दे रखी वो आप देख लीजिए। प्रोजेक्ट सीता जो है उसका मुख्य उद्देश्य ये कह रहा है, जो एकमात्र विलुप्त बड़े स्तनपायी जो सीता है उसको वापस लाना है भारत में। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि 50 सीतों को देखा जाएगा भारत में अलग अलग राष्ट्रीय उद्यानों में। अगले 5 वर्षों की बात कर रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। जो पुनर्वास स्थल है उसके बारे में यहाँ बता रखा है। जो मध्य प्रदेश के कुन्नू पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है, मुख्य रूप से ये है। और जो इनके अराउंड में है वो भी इसके पुनर्वास के प्रमुख स्थल है, जिसमें दौरादही वन्यजीव अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य और भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तो मध्य प्रदेश में है। और जो साथ में एक मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान का, वो भी इस क्षेत्र में शामिल है। यहाँ पर सीतों को स्थापित किया जाएगा, पुनर्वासित किया जाएगा। इस दृष्टि से देखें तो हमारा इसका आंसर डी सत्य हो गया, सभी कथन सत्य हो गए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा ये कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्षेत्र भारत में गोल्डन फाइबर क्रांति से संबंधित है। आपको बताना है ये गोल्डन फाइबर क्रांति है किससे संबंधित है। जूट उत्पादन से है, नारियल जटा से है, रेशम से है या कपास उत्पादन से। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, इसका संबंध जूट उत्पादन से है। जूट के उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि और इसकी गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से इस क्रांति को लाया गया था। और आपको ये भी बता देता हूँ, जूट का उत्पादन में भारत एक अग्रणी देश है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रमुख देश है। और इसके बाद में बांग्लादेश का नंबर आता है। और जो जूट उत्पादन क्षेत्र है ये पूरी भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है, जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है। इसके लिए उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। इस दृष्टि से देखें तो आप ये क्षेत्र है गंगा का डेल्टा, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है। और जो प्रमुख क्षेत्र है, स्टेट है, वो पश्चिम बंगाल है, बिहार है, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा, ये क्षेत्र प्रमुख है। और इस उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने जो गोल्डन फाइबर क्रांति का प्रारंभ किया गया था। और साथ में ये जूट एंड मेस्टा पर प्रौद्योगिकी, ये इसका दूसरा मिशन है, ये भी ध्यान रखना हम, ये जूट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रख्यात डोमेन सिद्धांत कथन द्वारा
सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है। आपको प्रख्यात डोमेन सिद्धांत के बारे में बताना है, कौन सा इसके बारे में सही से वर्णन कर रखा है आपको बताना है। पहला, ये एक सिद्धांत है जिसके तहत किसी पक्ष को दावे की सुनवाई में उचित देरी के कारण, कि दावे में सुनवाई में यदि देरी होती है, दावा करने से रोका जा सकता है। देरी होने पर दावा करने से रोका जा सकता है कि इस सिद्धांत को प्रख्यात डोमेन सिद्धांत कहते हैं, आपको बताना है। दूसरा कह रहा है कि सिद्धांत के अनुसार किसी बड़े को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो छोटा उसे कुशलता से कर सके। मैं तो सही बता देता हूँ, जो छोटा निकाय होता है वो जिस काम को आसानी से कर सकता है, उस कार्य को बड़ा नहीं करना चाहिए। क्या इस सिद्धांत को कहते हैं, आपको बताना है। सी ऑप्शन ये कह रहा है, इस सिद्धांत का उद्देश्य ये निर्धारित करना है कि क्या सतह या प्रमुख सिविल सेवक कानूनों को सूची के अधीन है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। डी कह रहा है, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति को अर्जित करना केंद्र और राज्य सरकार का अधिकार है। आपको बताना है कि जो सार्वजनिक संपत्ति पर राज्य और केंद्र सरकार के जो अधिकार हैं उसके संबंध में ये कथन है या नहीं है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, जो दिल्ली डेवलपमेंट प्लान 41 है, उसी कारण ये सरसा मेरा इस, और ये कहता है कि आप जो निजी संपत्ति है, निजी भूमि है, सरकारी के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए आप निजी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकते हैं। इसी सिद्धांत को प्रख्यात डोमेन सिद्धांत कहते हैं। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर डी हो गया। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति को अर्जित करना केंद्र और राज्य सरकार का अधिकार है। ये कह रहा है सार्वजनिक, देखो इसके बारे में दे रखा है, सार्वजनिक उपयोग के लिए निजी संपत्ति लेने के लिए राज्य सरकार के एक अंतर्निहित अधिकार के रूप में जाना जाता है। राज्य सरकार राज्य के अंतर्निहित अधिकार है, उसे प्रख्यात डोमेन सिद्धांत कहते हैं। इसकी संप्रभुता की एक अपरिहार्य घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये राज्य की संप्रभुता को प्रदर्शित करता है। राज्य अपने नागरिकों द्वारा सार्वजनिक लाभ के लिए अर्जित संपत्ति पर कब्जा कर सकता है। ये कह रहा है, जो राज्य अपने नागरिकों द्वारा सार्वजनिक लाभ के उद्देश्य से किसी भी निजी संपत्ति को अधिग्रहण कर सकता है, मालिक की इच्छा की परवाह किए बिना उसके उपयोग को नियंत्रण कर सकता है। चाहे मालिक परमिशन दे या नहीं दे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस दृष्टि से हमारा ये डी कथन इसका सत्य हुआ। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, हाल ही समाचारों में चर्चित रहा फेथ फॉर राइट आंदोलन के संदर्भ में आपको बताना ये किसके द्वारा शुरू किया गया। मित्रों, ये आंदोलन जो नस्लीय, जातीय, धार्मिक भेदभाव हो रहा है वैश्विक स्तर पर, उसको कम करने के उद्देश्य से ये आंदोलन चलाया जा रहा है। ये आपको बता देता हूँ, ये संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में आंदोलन है। इस दृष्टि से हमारा इसका सही ऑप्शन बी हो गया, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में। इसके बारे में देखो, ये कह रहा है यूएन के नेतृत्व में एक आंदोलन है, जो राष्ट्रीय, नस्लीय या धार्मिक घटना होती है, जो भेदभाव होते हैं नस्लीय आधारित, राष्ट्र के आधार पर, धार्मिक के आधार पर, जाति के आधार पर, उसके खिलाफ अभियान है। ये देखता है कि जो विधायी प्रतिमान है किसी राष्ट्र में, वो इसके अनुरूप है या नहीं है, जो न्यायिक प्रथाएं हैं वो इसके अनुरूप है या नहीं, जो सरकारी नीतियाँ हैं वो भी इसके अनुरूप है या नहीं। ये आंदोलन धर्मों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को भी रेखांकित करता है। इस दृष्टि से हमारा इसका बी ऑप्शन सही हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित है। ये कह रहा है, नाइट्रेट ऑक्साइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना नाइट्रेट ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्साइड के बारे में। ये कह रहा है, अल्पकालिक ग्रीन हाउस गैस होने के कारण ये ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। ये जब सब तापमंडल में पहुंचती है तो ये ओजोन के साथ प्रतिक्रिया करती है और इसे कम करती है, जिसका प्रभाव CFC के प्रभाव के बराबर होता है। आपको बताना इसका प्रभाव CFC के प्रभाव के बराबर होता है या नहीं होता। ये ओजोन के साथ प्रतिक्रिया करती है और ओजोन को कम करती है। ये कथन सत्य या असत्य। मित्रों, बता नाइट्रेज ऑक्साइड है तो ये दीर्घकालिक है, आपको ये तो पता होना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ये कथन असत्य हो गया और ये
दूसरा कथन सत्य है कि समतापमंडल में पहुंचकर ओजोन के साथ रिएक्शन करती है और फिर ओजोन का विखंडन करती है। इस दृष्टि से ये इतना कथन सत्य होगा और साथ में ये CFC के बराबर भी प्रभाव अपना बनाती है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन पूरा सत्य हो गया। आपको इसमें सत्य ही पूछा है तो इसका सही आंसर केवल बी होगा, ऑप्शन 2। इसमें देखो ये हाल ही इसी सरसा में रहा क्योंकि इसकी सांद्रता, वायुमंडलीय सांद्रता 333 हो गई थी। इस दृष्टि से इस सरसा में रहा हाल ही में। और ये आपको ये पता होना ओजोन का एक प्रमुख अपमार्जक है, ये ओजोन को विखंडित करता है और CFC के बराबर इसका प्रभाव है, ये भी बता रहा है। ये देखो दीर्घकालिक ग्रीन हाउस गैस के बारे में कह रहा है लेकिन ऑप्शन में अल्पकालिक है। इस दृष्टि से हमारा ऑप्शन गलत हो गया था। ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ही योगदान दे रही है, ये कह रहा है। इसी दृष्टि से हमारा कथन सत्य हो गया था। मित्रों, इसी के साथ हमारी श्रृंखला समाप्त होती है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।